जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण कश्यप और आप देख रहे हैं एग्जाम सफ़र। साथियों, आज की वीडियो में हम लोग लघु उत्तरीय क्वेश्चंस करने वाले हैं और ये विद्यालय प्रबंधन एवं नेतृत्व का सेकंड वीडियो होगा। तो आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। साथियों, जिन्हें भी हमारे पेड नोट्स चाहिए वो चैनल पर कमेंट कर सकते हैं, उन्हें हमारे हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। नोट्स बिल्कुल तैयार हैं, कभी भी किसी समय ले सकते हैं आप। आइए, विद्यालय नेता के रूप में प्रधानाचार्य की भूमिका स्पष्ट कीजिए। तो प्रधानाचार्य विद्यालय का मुखिया होता है, इतना तो आप लिख ही देंगे कि विद्यालय का मुखिया कौन होता है, तो वो होता है प्रिंसिपल प्रधानाचार्य। विद्यालय के सभी कार्य उसी की देख रेख तथा नियंत्रण में होते हैं। वह विद्यालय के सभी कार्यों को सही दिशा निर्देश तथा नेतृत्व प्रदान करता है। वह अपनी कार्यकुशलता से विद्यालय को उन्नत बनाता है। जैसी उसकी कार्यकुशलता होगी वैसा ही का विद्यालय जो होगा उन्नत बनेगा। सामाजिक परिवर्तनों व मांगों के अनुरूप विद्यालय गतिविधियों तथा पाठ्यक्रमों में परिवर्तन लाता है। कैसा? सामाजिक परिवर्तन व मांगों के अनुरूप। ठीक है। प्रधानाचार्य के व्यक्तित्व गुण तथा कार्यशैली जैसी होती है वैसी ही संस्था में कार्य प्रणाली विकसित होती है। ठीक, इतना तो जानते हैं, जैसा भाई प्रिंसिपल होगा वैसे ही तो विद्यालय चलेगा। प्रधानाचार्य शिक्षकों के समक्ष अपने को आदर्श रूप में प्रस्तुत करता है। देखिए, यदि आप प्रिंसिपल हैं, घर में आप कुछ भी हैं, लेकिन आपको शिक्षकों के सामने अपने आप को आदर्श रूप में प्रस्तुत करना होगा, तभी तो आपका अनुसरण करेंगे लोग। शिक्षकों के साथ समय समय पर कक्षा संबंधी बातों पर विचार विमर्श करता है कि क्लास में कैसी चलनी चाहिए। उनको अपनी बात कहने का अवसर देता है, उनको भी अपने पॉइंट रखने का अवसर देता है। उनकी समस्याओं को समझना तथा सुधार के लिए सुझाव देना आदि द्वारा वह शिक्षकों को नेतृत्व प्रदान करता है। अच्छे नेता में प्रशासनिक व तथा प्रबंधकीय गुण भी होते हैं। कुशल नेतृत्व प्रदान करने के लिए आवश्यक है कि प्रधानाचार्य कुशल नियोजित हो, उचित निर्णय लेने की क्षमता रखता हो, कुशल संप्रेषण हो, लोगों से काम करवाने तथा उनको प्रेरित करने का कौशल हो तथा मतभेद तथा द्वंद्वों को सुलझाने की कला जानता हो। देखिए, लोगों में मतभेद होना एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन उसे सुलझाना, मतलब वहाँ के जो टीचर्स हैं उन्हें सुलझाना, वो किसका काम है? प्रिंसिपल का काम है। हो सकता है कोई अभिभावक आए, उसका मत नहीं मिल रहा है, तो उसे समझाना, ये सारी कलाएं किसमें होनी चाहिए? एक प्रधानाचार्य में होनी चाहिए। कभी बच्चे भी मतभेद में होते हैं आपसी, तो उनको भी समझाने की कला किसमें होनी चाहिए? प्रधानाचार्य में होनी चाहिए। प्रधानाचार्य के रूप में नेतृत्व साहित्य के विषय अध्ययन के बाद यह स्वयं की भी एक ऐसी नेतृत्व शैली विकसित कर सकता है जो उसे स्वयं विद्यालय संगठन एवं सहयोगी शिक्षकों और कर्मियों को पसंद हो। वह किसी एक नेतृत्व मॉडल पर चलकर विद्यालय के विकास की गति देख सकता है। ठीक है, तो ये प्रधानाचार्य के बारे में आपको लिखना है। यदि आपके पेपर में आ जाता है लघु उत्तरीय प्रश्न, तो आपको इतना ही लिखना है। आप एक कॉपी पर लिख के देख लें। क्या करें? आप एक कॉपी पर लिख के देख लें कि ये कितनी लाइन्स में आता है। लेकिन जब आप पेपर देंगे तब आप लोगों को आप देखेंगे कि समझाते हुए वो आपसे कहते हैं कि 2 पेज तो लिख दो लघु उत्तरीय भैया प्रश्न में। क्या? लघु उत्तरीय प्रश्न में 2 पेज लिख दो। भैया हम 2-2 पेज लिखते रहेंगे, हम सारे क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। नहीं तो आप कभी भी पेपर उठाना, पिछले ईयर का पेपर उठाना, यदि आपके पास नहीं है कमेंट करना, हम आपको देंगे। लिख के देख लेना आप 2 घंटे में कितने पेज लिखने हैं, और फिर जितनी बात पूछी जाती उतनी लिखेंगे, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, नो डाउट। ये हम पर आप छोड़ दीजिए। आगे, नेतृत्व का अर्थ एवं परिभाषा दीजिए। साथियों, जो हमारे नोट्स हैं उनमें मैंने लिख के उतना ही पेज दिया है, उससे ज़्यादा मत लिखना। आप एकदम परफेक्ट नोट्स बना के तैयार किए हैं। तो आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेतृत्व का अर्थ एवं परिभाषा
दीजिए नेतृत्व का अर्थ। तो नेतृत्व का अर्थ क्या है? नेतृत्व शब्द अंग्रेजी के लीडरशिप का हिंदी रूपांतरण है। इसका अर्थ है आगे आगे चलना। इस प्रकार जो कार्य को पूरा करने के लिए दूसरों के मार्गदर्शन के लिए आगे आगे चले वही नेता है। नेतृत्व से एक प्रकार की अनुकरणीयता का बोध होता है, जिससे जितने अधिक अनुगामी होंगे उतना ही अधिक प्रभावशाली नेतृत्व माना जाएगा। देखिए, जिसके जितने अनुयायी होंगे उतना ही अच्छा नेतृत्व माना जाएगा। कोई नेता है, उसके बहुत ज़्यादा प्रशंसक हैं, तो उसकी जो अनुकरणीयता है, जो उसकी क्वालिटी है, ठीक है, वो अच्छी मानी जाएगी। प्रशासन के स्वरूप में परिवर्तन के साथ ही नेतृत्व में भी परिवर्तन आया। समाज में मानव संबंधों पर बल दिया जाने लगा, साथ ही नेतृत्व के रूप में भी परिवर्तन हुआ। आइए परिभाषाएं देखिए। मैरी पार्कर फॉलेट के अनुसार विभाग या संगठन का अध्यक्ष नेता नहीं होता, बल्कि नेता वह होता है जो अपने समूह को शक्ति प्रदान कर सकता है, जो जानता है कैसे प्रोत्साहित करें तथा कैसे सभी जो दे सकते हैं वो प्राप्त किया जाए। आपने यदि पिछली वीडियो देखी है तो उसमें मैंने विस्तृत उसी क्वेश्चन में ये सारी चीज़ें बताई थी। जॉर्ज आर टेरी के शब्दों में नेतृत्व द्वारा कार्य करने की इच्छा को प्रेरित किया जाता है तथा कुशल नेतृत्व द्वारा उपलब्धि की शिथिल आकांक्षाओं को सफल कार्य संपादन की तीव्र इच्छा में परिवर्तन किया जाता है। पीटर ड्रकर के अनुसार नेतृत्व व्यक्ति की दूरदर्शिता की उच्च सीमा तक उठाना है, व्यक्ति की उपलब्धि को उच्च स्तर तक उठाना तथा सामान्य सीमाओं से परे व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करना। अब आप यदि लघुत्तरी क्वेश्चन करते हैं तो आप इसी प्रकार से दो या तीन परिभाषाएं लिख दें, बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। विस्तृत क्वेश्चन में मैंने आपकी ये सारी परिभाषाएं देखी थी, तो वहाँ पर आपने पढ़ लिया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए साथियों, शैक्षिक नेतृत्व में नैतिकता और शिष्टाचार का उल्लेख कीजिए। तो शिक्षा के क्षेत्र में नेता के व्यक्तित्व में नैतिकता और शिष्टाचार के विषय पर अब तक बहुत कम ध्यान दिया जाता है। क्या कह रहे हैं? अब तक बहुत कम ध्यान दिया जाता है। अभी हाल ही में शोधकर्ता द्वारा नेतृत्व के लिए नैतिकता के महत्व को समझा गया और इस क्षेत्र में कार्य करना प्रारंभ किया जा रहा है, क्योंकि आज शिक्षा के क्षेत्र में एक नेता में शिष्टाचार और नैतिकता की भावना होना आवश्यक हो गया है। नेता की जिम्मेदारी बन जाती है कि विद्यार्थियों में शिष्टाचार का भाव रखे, और यह तभी संभव है जब नेता में खुद नैतिकता और शिष्टाचार का भाव हो। देखिए, दूसरों को हम तभी बता सकते हैं जब खुद में वो चीज़ें हों। उनकी समस्याओं को सुनकर उनका हल निकाले। नेतृत्व में नैतिकता हमें अनेक स्थानों में देखने को मिलती है। जागृत नेता अनुयायियों की मनोवृत्तियों और व्यवहारों को परिवर्तित करने की चेष्टा करता है और उनमें नैतिक मूल्य जागृत करता है। नैतिक नेताओं द्वारा अपने शिष्टाचार का प्रयोग सामाजिक निर्माण तथा अन्य लोगों की भलाई के लिए किया जाता है। कभी कभी नेता अपने पद का दुरुपयोग करते हैं, जो एक समस्या है। नेता क्या करते हैं? अपने पद का दुरुपयोग करते हैं। भाई, तो फिर ये क्या है? एक समस्या है। जैसे स्वयं को अधिक वेतन देना। नेता क्या करते हैं? स्वयं को अधिक वेतन देना। अब नेताओं के बारे में आपको पता होगा कि नेता जो होते हैं, यदि विधायक होते हैं तो उसका भी पैसा लेते हैं। सांसद बन जाएं तो विधायक वाली पेंशन भैया जीवन पर्यंत, सांसद वाली वो मिलती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अधिक बोनस देना और खर्चों को कम करके पुराने कर्मचारियों को छटनी करना आदि विश्वास का विषय नेता की
सत्यता और निष्ठा से जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि किसी भी शैक्षिक संगठन में नैतिक मूल्यों का पालन अधिशासियों द्वारा स्थापित होता है। अतः यह आशा की जाती है कि वे स्वयं में उच्च नैतिक मूल्यों और शिष्टाचार को मानने का पालन करें। कौन? नेता। साथियों, अगला प्रश्न है, प्रभावी शैक्षिक नेतृत्व के विकास के सोपानों को स्पष्ट कीजिए। जो भी लोग हमारी वीडियो देखते हैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि यदि आप तैयारी करते हैं बीएड की तो आप विधिवत एक कॉपी पर लिखना स्टार्ट कीजिए। यदि आप लिखना स्टार्ट कर देंगे, देखो पढ़ने से क्या होगा, कुछ नहीं, लिखेंगे यदि आप डेली 2 से 3 ही पेज लिखो, ज़्यादा नहीं लिखो, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इन पेपरों में लिख पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको लिखना बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि आपने नहीं लिखा तो उस समय हो सकता है आप मैनेज ना कर पाएँ, क्योंकि आदत में नहीं रहता है ना। तो आइए, शिक्षक विद्यालय में एक नेतृत्व की भूमिका निभाता है। क्या है? प्रभावी शैक्षिक नेतृत्व के विकास के सोपानों को स्पष्ट कीजिए। सोपान मीन्स इसके मतलब बिंदु। आइए, क्या कहते हैं? शिक्षक विद्यालय में एक नेतृत्व की भूमिका निभाता है जो प्रभावी शैक्षिक नेतृत्व का विकास करता है। इसके लिए निम्न सोपानों को ध्यान में रखा जाता है, पॉइंटों को ध्यान में रखा जाता है। कौन सा? पहला है विभिन्न उद्देश्यों का निर्धारण किया जाना। प्रभावी नेतृत्व के लिए यह जानना आवश्यक है कि नेतृत्व का निर्माण किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। उद्देश्य क्या है? उदाहरण हेतु, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी अथवा सरल बनाने हेतु अध्यापक विद्यार्थियों को भिन्न प्रकार की गतिविधियों को संपन्न किए जाने हेतु दलों को भिन्न भिन्न वर्गों में विभाजित करता है, जिससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रभावी रूप से संपन्न होती है। योजनाओं का निर्धारण। भाई योजनाएं जो होती हैं, पॉलिसीज जो होती हैं, उनका निर्धारण। विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु भिन्न भिन्न योजनाओं का निर्माण किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत संगठन के कर्मचारियों तथा छात्रों व उनके कार्य करने हेतु भौतिक संसाधनों की व्यवस्था देखी जाती है। संसाधन उपलब्ध कराना। नेतृत्व का मुख्य सोपान संसाधन उपलब्ध कराना है। देखिए, संसाधन नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा। संसाधनों को उपलब्ध कराते समय ध्यान रखा जाता है कि किस कार्य के लिए दिया जा रहा है। इसके आधार पर निर्धारित किया जाता है तथा उसी के द्वारा संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं ताकि शिक्षण अधिगम सुचारू रूप से चल सके। सुचारू मीन्स नियमित रूप से चल सके। गतिविधियों का निर्धारण। नेतृत्व से पहले गतिविधियों का निर्धारण करना आवश्यक है। देखिए, गतिविधियां पहले निर्धारित होनी चाहिए, इसके बाद ये काम होना चाहिए। उदाहरण हेतु, अध्यापक विद्यार्थियों हेतु विभिन्न गतिविधियों को निर्धारित करता है, जिससे वह विद्यार्थियों के दिमागी स्तर पर भी ध्यान रखता है। उसी के अनुसार उसका विभाजन करता है, जिससे प्रभावी निर्माण करने की सहयोग मिलता है। क्या है? प्रभावी निर्माण करने में सहयोग मिलता है। नेतृत्व की योग्यता का निर्धारण। एक सफल नेता निर्माण करने से पहले उसकी योग्यता का निर्धारण कर लेता है। क्या वह योग्यता के मापदंडों को पूर्ण करता है? उसी के अनुसार उसे दल में शामिल किया जाना चाहिए। उपरोक्त बातों को ध्यान में रखकर उचित विकास किया जाता है तथा उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल हो पाएंगे। साथियों, अगले जो क्वेश्चंस होंगे आपके, कितने हैं यहाँ पे, कर देना चाहिए यहीं पे, इसी में समाप्त। वीडियो को आप मैनेज कर लेना, देख लेना, थोड़ी वीडियो लंबी है, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन, प्रजातांत्रिक व निरंकुशवादी नेतृत्व में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रजातांत्रिक और कैसा? निरंकुशवादी, जिसमें किसी का हस्तक्षेप
ना हो। तो इनमें अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रजातांत्रिक तथा निरंकुशवादी नेतृत्व में निम्न अंतर पाया जाता है। कौन सा? नंबर 1, सर्वोच्च सत्ता एक हाथ में ना होकर उसका विकेंद्रीकरण होता है। किसमें? प्रजातांत्रिक में। क्या होता है? सर्वोच्च सत्ता जो होती है वो एक हाथ में ना होकर उसका विकेंद्रीकरण होता है, जबकि आपका निरंकुशवादी में सर्वोच्च सत्ता एक ही हाथ में रहती है। ऐसे अंतर आपसे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब आप देखेंगे प्रजातांत्रिक में निर्णय सर्वसम्मति से लिया जाता है, मतलब सभी की सलाह से लिया जाता है। जबकि निरंकुशवादी में भाई कोई निरंकुश मतलब बिना अंकुश के चलती है, तो इसमें नेता अकेले ही स्वयं निर्णय लेता है, मतलब तानाशाही वाले काम तो नेता वहाँ पर अपना ही चलाता है, वो किसी का हस्तक्षेप उसमें नहीं चाहता है। आप प्रजातांत्रिक में फिर से देखेंगे नेता को शक्तियों स्वयं समूह के अंदर से प्राप्त होती हैं। नेता को जो शक्तियां प्राप्त होती हैं वो कहाँ से? समूह के अंदर से प्राप्त होती हैं। जबकि निरंकुशवादी में नेता शक्तियां बाह्य शक्ति के आधार पर अर्जित करता है, बाहर से अर्जित करता है। इसमें देखिए सभी के साथ समान व्यवहार किया जाता है। किसमें? प्रजातांत्रिक में। जबकि निरंकुशवादी में यहाँ पक्षपातपूर्ण व्यवहार देखने को मिलता है। कहाँ? तानाशाही में। भाई जिसे हम चाहेंगे उसे हम करेंगे, तुम कर भी क्या सकते हो। यहाँ शोषण के अवसर नहीं होते। कहाँ पर? प्रजातांत्रिक में। तथा समूह किसी पर निर्भर न होकर स्वतंत्रता के साथ कार्य करता है। समूह जो होता है, संगठन जो होता है, वो किसी पर निर्भर नहीं होता है, स्वतंत्रता के साथ कार्य करता है। यहाँ पर देखेंगे यहाँ शोषण की भावना होती है। भाई तानाशाही में जब तक शोषण नहीं करोगे तब तक काम नहीं चलेगा। तथा नेता समूह को अपने ऊपर आश्रित कर देता है कि भैया हम पर आश्रित हो जाओ। मतलब वही कहानी कि पहले कबूतर के पंखे नोच दो, फिर उसे दाना डालो, वो तुम्हारी तरफ भागेगा, उसे आश्रित कर दो। समझ गए? ये बात नेता के लिए कही है। और किस नेता के लिए कही गई है? जिसने आपको दाना चुगने के लिए मजबूर कर दिया है। आपको वर्तमान में जॉबें नहीं मिल रही हैं भैया। अधिकतम सदस्यों की सहभागिता से काम होता है। अधिकतम सदस्यों की सहभागिता से काम होता है। इसमें नेता अपनी इच्छा से कार्य करता है। किसमें? निरंकुशवादी तानाशाही में। यहाँ पर आगे देखेंगे प्रजातांत्रिक में लक्ष्य पूर्ति के लिए क्या विधियां अपनाई जाएं वह उनकी सहमति से निश्चित होता है, मतलब सबकी सहमति से निश्चित होता है। यहाँ लक्ष्य पूर्ति की नीतियों तथा विधियों का निर्धारण नेता करता है कि हम कैसे करेंगे, ये हम जानते हैं। आगे प्रशंसा व निंदा का कोई ठोस आधार होता है। यहाँ पर प्रशंसा और निंदा का ठोस आधार होता है। यहाँ पर प्रशंसा निंदा का कोई ठोस आधार नहीं होता है। यहाँ पर देखेंगे नेता की अनुपस्थिति में भी सभी कार्य व्यवस्थित व सुचारू रूप से परस्पर सहयोग के आधार पर चलते रहते हैं। नेता नहीं है तब भी चलते रहेंगे। जबकि निरंकुशवादी में होगा नेता की अनुपस्थिति में अराजकता फैलती है तथा कोई भी सदस्य कार्य करने का दायित्व अपने ऊपर नहीं लेता है। भैया गलती हो गई तो फिर समझ लो। इसमें सदस्यों के बीच सहयोग, प्रेम तथा सद्भावना व मेल जोल अधिक पाया जाता है। किसमें? प्रजातांत्रिक में। जबकि निरंकुशवादी में यहाँ सदस्यों में परस्पर लड़ाई झगड़ा, षड्यंत्र, जानते हैं, मारने के लिए चुगलबाजी देखने को मिलती है। अब चुगली क्या होती है भैया? दूसरे की चुगली करेंगे शायद हम तानाशाह के करीबी बन जाएं। चापलूसी की प्रवृत्ति भी खूब पाई जाती है। लोग चापलूसी करते हैं, चमचागिरी करते हैं। ठीक है। अगला असफलताओं के लिए सभी अपने को दोषी मानते हैं। भाई सबके समूह से काम हुआ, सबकी सलाह से काम हुआ तो दोषी एक व्यक्ति थोड़ी नहीं होगा यहाँ पर। जबकि वहाँ पर असफलताओं के लिए नेता को या एक दूसरे को दोषी माना जाता है।
नेता पर इतनी अधिक निर्धनता नहीं होती है। और यहाँ पर नेता पर इतनी अधिक निर्भरता नहीं होती है यहाँ पर, और यहाँ पर निर्भरता होती है। व्यक्ति संगठन के लिए महत्वपूर्ण है, यहाँ व्यक्ति का कोई महत्व नहीं, वह